तो चलो हम लोग पहले 2020 से शुरू करते हैं। और किसी को भी इन बीच अगर 2023 का पेपर मिले, क्योंकि मैंने तो मंगाया था लेकिन उसके पास 2022 का ही पेपर था, हमने कल देख ही लिया है। अगर 23 का पेपर कहीं भी मिले तो जरा ग्रुप में डाल दो, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, या मुझे भेज दो। दिवांग तुम कुछ कह रहे हो क्या? चलो शुरू करते हैं। अ, कम पहला क्वेश्चन है, कंप्लेंट वाज मेड अगेंस्ट मिनिस्टर्स इन द एक्स गवर्नमेंट फॉर इलीगल रिलीज ऑफ लैंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द लोकयुक्ता सबमिटेड a report holding that there were sufficient grounds for prosecuting the ministers under section 13(1)(d), read with 13(2) of Prevention of Corruption Act, and also for the offences of criminal conspiracy punishable under section 120B of the Penal Code. Sanction was sought from the Council of Ministers for prosecuting the two ministers. बस ये लाइन पढ़ते हैं कि सैंक्शन सॉर्ट की बात हो गई है। अब एमपी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट की याद आनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। The Council of Ministers refused to sanction on the ground that no prima facie case had been made out against them. The governor then considered grant of sanction, and then on the basis of available documents and evidence, granted sanction for the prosecution under Section 197 of CRPC. Examine whether the governor can proceed contrary to the opinions given by COM while exercising discretionary powers. दो केस लॉ है, शमशेर सिंह और एमपी स्टेट एस्टैब्लिशमेंट। और उसके अलावा चूंकि गवर्नर का केस है, वैसे तो शमशेर सिंह जब लिखोगे तो थोड़ा यूनियन के लिए भी आर्टिकल्स लिख सकते हो, लेकिन चूंकि दिस केस वाज स्पेसिफिकली फॉर गवर्नर, तो इसलिए आर्टिकल 163। इसमें बस एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई, बट आप शमशेर सिंह भी लिखो। उसमें वो जो तो दो पैराग्राफ है जो जस्टिस कृष्णा अय्यर को ओपिनियन है कि उन उन केसेस में जब कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट हो रहा है तब ये चीजें हो सकती हैं। तो इसमें आपके दो केसेस आएंगे, एमपी स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट और शमशेर सिंह, दोनों आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि वैसे तो वही केसेस रिफर करो जो कि तुम्हारे केसमेट में है, बट चूंकि ये केस, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा बायसनेस की फीलिंग आएगी कि यार ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद कैसे अपने मेंबर को प्रोसिक्यूट होने के लिए वो सजेशन दे रहे हैं। तो कहीं आप बायस की बात कर दो, क्योंकि इन्हीं भी जब आप पढ़े होगे ये सब केसेस, तो उसमें वो बायसनेस वाली बात, क्राइपक वगैरह की बात इसमें कहीं ना कहीं की होगी, बट नॉट वेरी नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। Allegation was imposed on members of parliament regarding accepting bribe as consideration for raising certain questions in the House. The presiding officers of each of the houses of parliament instituted inquiries through separate committee. After detailed inquiry, the committees arrived at the conclusion that allegations of acceptance of money by members had been established, and that such acceptance of money had a direct connection with the work of parliament, and that such conduct on their part was unethical and called for strict action. On the basis of the reports, members were expelled from membership. The validity of this expulsion was challenged by members on the ground that Parliament or its houses did not have the privilege to expel members. Discussed with the help of uh, तो ये पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का केस है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कि फॉर एनी एक्ट डन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसके लिए प्रोटेक्शन है या नहीं। तो क्वेश्चन तो वैसे यही है, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल गवर्नर, और एक पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। वैसे राजा रामपाल सिंह वर्सेस ऑनरेबल गवर्नर भी चूंकि प्रिविलेजेस का केस है, तो इसमें आर्टिकल 105 अच्छे से डिस्कस हुआ होगा, बट ये जो स्पेसिफिक फैक्ट है ये पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का फैक्ट है। बट नेवर कोई बात नहीं। चूंकि मतलब मैंने कल आप लोग को ये नहीं बोला था ये पढ़ने को, तो इसको हम हटा कर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं। Walton is a democratic country having federal structure of states. The Constitution of Walton originally provided for the procedure for the transfer and appointment of judges and functioning of Supreme Court and High Courts of the various states of Walton. The government of Walton amended Constitution by 99th Constitutional Amendment Act. आपको समझ में आएगा, एनजीएसी वाला केस है जिसमें आप फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन जैसे ये लोग बोल रहे हैं, मुझे अभी सुनने में आया कि जो जैसे मान लो गाइडलाइंस दी गई, सेकंड जजेस केस में भी कुछ गाइडलाइन दी गई, थर्ड जजेस में भी दी गई। तो इसमें पहली बात तो सेकंड जजेस केस की गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको थर्ड जजेस की गाइडलाइंस ने ओवर मतलब कि ओवररूल किया। ओवररूल मतलब कायदे से ओवररूल नहीं, बट थर्ड जजेस केस की गाइडलाइंस विल होल्ड वाटर। तो उसकी गाइडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट चार पांच गाइडलाइन देख लीजिए।
कि चीफ जस्टिस along with 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो इट विल बी 5 मेंबर कोलिजियम। ठीक है, ये गाइडलाइन 1 है। सेकेंड गाइडलाइन क्या है कि अगर ये हाई कोर्ट के ट्रांसफर की बात हो रही है, ये सब चीजें 5 मेंबर कोलिजियम फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट के ट्रांसफर की बात हो रही है तो इट विल बी ओनली 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद सीजीआई। दूसरी गाइडलाइन हो गई। तीसरी गाइडलाइन ये हो गई कि एनी 2 मेंबर ऑफ द कोलिजियम कैन वीटो अ डिसीजन। तो किसी एक मेंबर के पास वीटो नहीं है, लेकिन कोई 2 मेंबर ऑफ कोलिजियम कैन से कि नो, तो वो नहीं प्रोसीड होगा। चौथी गाइडलाइन क्या है जो वेरी पॉपुलर है कि अगर कोलिजियम ने एक बार नाम लौटा दिया, और अगर सॉरी प्रेसिडेंट को जब नाम लौटाने के बाद कोलिजियम ने, जब प्रेसिडेंट ने दोबारा भेजा और कोलिजियम ने दोबारा, सॉरी मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, कोलिजियम एक बार नाम लौटा सकता है, सॉरी प्रेसिडेंट एक बार नाम लौटा सकता है, और अगर कोलिजियम ने दोबारा वही उसी को रेकमेंड किया तो प्रेसिडेंट को करना है। ये चौथी गाइडलाइन। पांचवी गाइडलाइन ये है कि देखो ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और इनफैक्ट अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़े मतलब बाकी लोग से 1 नंबर ज्यादा भी मिलेंगे, कि एक गाइडलाइन ये है कि कोलिजियम में जो अगला चीफ जस्टिस आने वाला है वो जरूर रिस्पेक्ट आने वाले हैं, उनको जरूर रखना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी हो सके। तो इस समय आज भी नो कि जस्टिस चंद्रचूड़ का टेन्योर बहुत लंबा है, तो जो बाकी जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से कोई चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो इसलिए इस समय कोलिजियम इज 6 मेंबर बॉडी। जस्टिस संजीव खन्ना को भी रखा गया। सेकंड मतलब आई माइट नॉट बी श्योर ऑफ द नेम, लेकिन इतना तय है कि इस समय कोलिजियम 6 मेंबर बॉडी है, क्योंकि जो अगले सीजीआई होने वाले हैं वो ही इज द 5th सीनियर मोस्ट जज बिसाइड्स चीफ जस्टिस। तो इसलिए ये गाइडलाइन है। इतना लिखो काफी है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख देना कि हाई कोर्ट जब नेम्स रेकमेंड करता है तो वो भी वहां पे भी कोलिजियम होता है, और वो कोलिजियम में क्या कॉम्पोजिशन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट अलॉन्ग विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इतना काफी है। अगर और मन है तो और लिख दो कि अगर ट्रांसफर होने हैं एक हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, तो जो कोलिजियम है इट विल टेक इनटू अकाउंट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द उस हाई कोर्ट जहां पे जा रहा है। ये सब चीजें, तो बस इतना काफी है। बाकी तो एक हमारी मतलब कि हमने एक वीडियो बना दी थी, दैट इज मोर देन इनफ, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। रेलिवेंट केस लॉ वही है जो फर्स्ट जजेस केस कौन सा, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड जजेस केस कौन सा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और थर्ड जजेस केस इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। और फोर्थ जजेस केस एनजेएसी वाला। आर्टिकल 124 लिखना ही है। The state of West Bengal, in exercise of concurrent legislative power under Article 25 List 3, enacted the West Bengal Universities Act 1999, which prescribes Bengali as the exclusive medium of instruction and examination at all levels of university education in the state. Manish, who wants to pursue his LLB course through the English medium, seeks to challenge the validity of the state law on the ground that it encroaches upon the legislative power of parliament under entry 66 list 1. ये legislative competence पे question है, ये तो समझ में आ रहा है। The relevant legislative entry that entry 25 list 3 education including technical education, medical education in universities subject to provisions of blah blah blah. Entry 66 coordination and determination. Decide the validity of state act with the help of relevant principles of constitutional interpretation and case law. ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे केस है जिसमें आप पिथ एंड सब्सटेंस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सब की बातें करेंगे। और लेकिन एनीवे चूंकि हमने देखिए वैसे इसके 2 केसेस थे, गुजरात यूनिवर्सिटी और एक और उसका जो बगल में जो केस था, बट चूंकि मैंने ये इसको छोड़कर हम डिस्कस करते हैं, तो लेट्स से अगर आपने ये छोड़ भी दिया, the Parliament of Dharmangarin, ठीक है, 1952 enacted the Prevention of Food Adulteration Act, providing for a maximum imprisonment of 3 years for any person found adulterating for items. This act was applicable to whole of Dharmanagar. The state of Mansal within the country of Dharmanagar considered that the maximum punishment of 3 years imprisonment provided by above act was not adequate, and with the object of enhancing the punishment provided therein, enacted Act 36 of 94 and increase the imprisonment to 7 years. This amendment ये doctrine of वो है मतलब concurrent list वाले में कि उसको president का assent चाहिए होगा. The amendment made by legislature of Mansal received the assent of the president, prevailed in the state of Mansal, subject to the further legislation with respect to same matter that might be enacted by parliament.
Subsequently, there was such further legislation by the Parliament of Dharmanagar in 1958. An imprisonment of 4 years was laid down. Examine the validity of the state amendment after the subsequent amendment by Parliament with the help of relevant provisions and decided case law. तो ये वही डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। इसका आर्टिकल 254 होता है, जवेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और इसमें आप मतलब अगेन आप ये देख सकते हैं कि चूंकि लिस्ट में मैंने बोला था ना कि उसमें तीन चीजें, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, रिपग्नेंसी, रेसिडुअरी पावर्स। तो ऑल इसमें केसेस ज्यादा है बट छोटे छोटे केसेस हैं। आप अगर सबकी जिस्ट बनाकर भी लिख लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, तो आप आराम से एक क्वेश्चन हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Aryavrat is a sovereign, socialist, secular, democratic republic having 28 states and 9 UTs. Constitution of Aryavrat provides a federal form of government wherein powers were divided between the union and the states. Delta Pradesh is one of the 28 states of Aryavrat. The Legislative Assembly of Delta Pradesh was dissolved by a proclamation issued by the president on the basis of the report given by its governor that attempts were being made to cobble a majority by illegal means. Article 356, SR Bommai, Rameshwar Prasad, बस ये केस करने हैं। The report also indicated that if these attempts continued, it would amount to tampering with the constitutional provisions. The validity of the proclamation was challenged by elected members of dissolved assembly on the ground that the report of the governor suffered from serious legal and factual infirmities and is tainted with pervasive malafides to prevent political party led by Mr. X to form the government. Analyze the validity of the proclamation dissolving the legislative assembly with the help of constitutional provisions. तो ये है कि आप पहले फ्लोर टेस्ट कराते तभी करना होता, बट एनीवे वही आपको आर्टिकल 356 लिखना है, रामेश्वर प्रसाद, एसआर मुंबई, यही यही लिखना है इसमें। अब इस पे आप डोंट रिलाई टू मच, क्योंकि ये कोविड का 2020 का मतलब वो हुआ था, इसलिए आप अगर हमने जितनी तैयारी की उसके बेसिस पे आपके ये बन जाएंगे, आर्टिकल 356 वाला बन जाएगा, आपका बन जाएगा वो क्वेश्चन। इसमें 6 में से 4 क्वेश्चन करना होता था। आपका बन जाएगा ये जजेस वाला केस, दूसरा केस हो गया, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए तीसरा क्वेश्चन है एमपी स्टेट एस्टैब्लिशमेंट और ये शमशेर सिंह। तो बट इस पे मत रिलाई करो, ये कोविड का क्वेश्चन था, इसमें काफी क्वेश्चन पूछने के तरीके भी थोड़े अलग अलग थे, कोई सबको अब 2019 हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। लेट्स डायरेक्टली कम टू, अच्छा एक और बात, अगर 2022 का पेपर किसी को मिलेगा तो तुम लोग ग्रुप में शेयर कर देना। एक मिनट बस, एक सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एक हम ये देख लेते हैं, 2018 डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 2023 तो इन्हीं में पूछा नहीं जाएगा, बट लेट्स कम हियर। 2018 discuss the constitutional validity of the following: extraterritorial operation of the provisions of the Indian, ये क्यों पूछा जा रहा है यार, लगता है। एक सेकंड। अच्छा, दी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द, ये हमने इसके हिसाब से कोई तैयारी की नहीं है। बी तो मान लो बन जाएगा, क्योंकि बी इज वो जो हमने टेरिटोरियल नेक्सस वाले जो केसेस पढ़े थे, बट लीव इट, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बस गुजरात यूनिवर्सिटी में से श्री कृष्णा, ये तो टर्म कंसल्टेशन, ये फिर अपना जजेस वाला केस आ गया। वही फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस, फोर्थ जजेस,
तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन गया है। प्रेसिडेंट एग्जामिन द नेचर ऑफ सेटिस्फैक्शन टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग, कि अगर उसको ऑर्डिनेंस करना है, तो ये हमने पढ़ा था। हमारे दो केस हैं, कृष्ण कुमार सिंह और एक दूसरा केस आप बताइए ऑर्डिनेंस का। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, ये भी अपना पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 356 से रिलेटेड है ये, रामेश्वर प्रसाद। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। Discuss the constitutional validity of Section 8(4) of the Representative of People Act in the light of Article 102 of the Constitution. अब ये लिली थॉमस का केस है। आपने नहीं पढ़ा है, कोई अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लिली थॉमस वाला केस था ये। The power of the union to legislate in respect of properly situated in the states, even if the states are regarded qua the union as sovereign, remains unrestricted and the state property is not immune from its operation. Discuss. ये देखो, ये जो है फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, क्योंकि यूनियन और स्टेट का, स्टेट्स आर रिगार्डेड सॉवरेन अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसका मतलब फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। तो हमने दो केसेस के लिए किए थे, एसआर मुंबई और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आप कर सकते हो। तब आपका 3 क्वेश्चन हो गया, और आगे बढ़ते हैं। Discuss the nature and scope of judicial review in the following. Writ petition by 2 expelled members of Lok Sabha challenging the constitutional validity of the notification of Lok Sabha expelling them from the House. ठीक है, ये राजा रामपाल और मतलब पीवी नरसिम्हा, वैसे राजा रामपाल का ज्यादा सही है। Writ petition challenging the notification imposing precedent through state tax. अगेन ये आपका देखिए इमरजेंसी वाला दोबारा आपके लिए आ गया, रामेश्वर प्रसाद और एसआर मुंबई। ये है आपका राजा रामपाल, ये वाला जो केस है। 4 हो गए। Where the competing entries are entries in the state list and 1997 in list 1, मतलब जो रेसिडुअरी पावर देता है, the entries in state list must be given broad interpretation to prevent the residuary power from destroying the state autonomy, held the Supreme Court in Union of India versus HS Dhillon। तो आपने वैसे नहीं पढ़ा होगा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो कोई बात नहीं। The word free used in Article 301 of the Constitution does not mean freedom from taxation। ठीक है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला है, जो मैंने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, जिसमें आपकी वो सब चीजें हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो एग्जामिन वेदर द स्टेट्स आर फ्री टू एक्सरसाइज द पावर टू लेवी टैक्सेस, examine whether the states are free to exercise the power to levy taxes on goods imported from other states or union territory। ये दोनों सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। तो इसलिए जस्ट टू सम अप, हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले तो वही बात है कि फेडरलिज्म करना ही है, यूनियन ऑफ इंडिया सॉरी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला केस है, और दूसरा आपका एसआर मुंबई। इमरजेंसी करना ही है, जिसमें एसआर मुंबई और रामेश्वर प्रसाद है। ठीक है, तीसरा एमपी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट और शमशेर सिंह, ये वाले करने ही। चौथा, अब चौथा आप ये कर सकते हैं अपना जो फ्री फ्री ट्रेड वाला जो क्वेश्चन, उसमें 2-3 केसेस हैं, वो कर लो। पांचवा, वैसे कल मैंने बोला था और इनफैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे केसेस आएंगे, जरूर आने चाहिए। एसपी आनंद वाले जो 3 केसेस थे, एसपी आनंद और बी आर कपूर, उस लाइन में जो केसेस थे वो कर सकते हो। कि अगर वो नहीं करना है तो एक तो अगर श्योर होना है तो जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की जितनी सारी केसेस हैं अलग अलग डिवीजन में, उनको कर लो। उनसे आपके मतलब 1.5 क्वेश्चन आ सकते हैं और सब कुछ बच जाएगा। तो वो कर लो, और अगर वो नहीं करना है तब 2 टॉपिक करो। तब तो ये यूनियन मतलब कि जो मैंने अभी बोला बी आर कपूर और एस पी आनंद देवगौड़ा वाला, और एक ये कर लो राजा रामपाल जो स्पीकर वाला है। तो गिवन कि स्पीकर वाले इशू अभी भी महुआ मोइत्रा के बाद थोड़ा न्यूज में है, तो स्पीकर वाले ये लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रिपरेशन बहुत जा, और वो तो करना ही है भाई, जजमेंट मतलब जो जजेस अपॉइंटमेंट वाला, जजेस अपॉइंटमेंट कर ही लो, उसमें तो पक्का ही एक क्वेश्चन आएगा। बस इतना कर लो, हो जाएगा। और अगर 2023 का पेपर मिला और कोई भी कंफ्यूजन है, मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ग्रुप पे शेयर कर दो, उसका जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे। बस यही है। तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, दिमाग अजीजुल कोई क्वेश्चन है तो बोलो। फिलहाल तो नहीं है भाई, हमने 5 टॉपिक्स के मेनली नोट्स बना लिए हैं, और बाकी वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स है, वो अभी रात को देख लेंगे। होपफुली हो जाना चाहिए। हाँ, तो 5 टॉपिक वही रखना, फेडरलिज्म, जुडिशियल अपॉइंटमेंट,
ऑर्डिनेंस, अभी मैं ऑर्डिनेंस बताना भूल, इमरजेंसी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हाँ, और वो कर लेना है एमपी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट और शमशेर सिंह, वो टॉपिक उसका वो रहेगा शमशेर सिंह। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो चाहिए या नहीं, मतलब एड एंड एडवाइस के बिना अगर प्रेसिडेंट कभी काम करता है तो कब कब कर सकता है, क्योंकि इससे ये यही दो ठीक है, केस है और ठीक, इससे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ठीक देख लो है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में कुछ बन जाए तो बना लो, उससे मतलब 1.5 क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर 10-10 के भी दो आ गए तो भी तो काम हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक कोई होगा? मैं रिपग्नेंसी, पिथन सब्सटेंस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कर लिया हूँ। तो बस एक बनना है, एक रेसिडुअरी वाला देख लो कि जब अगर कोई एंट्री, कोई रेसिडुअरी पावर में पार्लियामेंट, रेसिडुअरी पावर का नैरो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ताकि स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनकी भी अपनी मतलब इंटेग्रिटी बची रहे। वो एच एस ढिल्लो वाला केस है, एच एस डिलॉन वाला। एच एस ढिल्लो वाला, हाँ, बस वो एक ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर तुम इतना मेहनत कर दिए हो तो एक जल्दी से समरी उस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस वाले पे बना लेना, जीवीके इंडस्ट्री, क्योंकि क्या पता वो किसी 10 नंबर में पूछ ले तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है? क्योंकि तुमने इतनी मेहनत ऑलरेडी कर ली है इन तीनों के लिए, तो इसलिए एक एच एस ढिल्लो से रेसिडुअरी का देख लो और टेरिटोरियल नेक्सस के लिए अलग से उसके जो दो जीवीके इंडस्ट्रीज वाले केस है वो देख लो। तो बस ठीक है मतलब भैया, आराम से कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है। थैंक यू भैया। चलो देवांग, तुमको कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ, नहीं सर, वो प्रिपेयर्ड है। तो आपने बताया टॉपिक्स, ये मैंने कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, बस उनको रिवाइज कर लो और अभी जो मैंने बताया था वो तुम लोग ने देख लेना, मैंने अपने वीडियो में नहीं बताया था। थर्ड जजेस केस में कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी वो भी लिख लेना, 4-5 गाइडलाइन, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से बना लो, मैंने अभी बोला वो उसी तरह याद कर लो। बस वो 5-6 गाइडलाइंस लिख देना, तुम लोग का आंसर थोड़ा एनरिच हो जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक। और ये बात जरूर लिखना कि जैसे एग्जांपल देना कि अभी जो कोलिजियम है उसमें चीफ जस्टिस, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है वो 4 सीनियर मोस्ट में नहीं है तो उनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो गाइडलाइन वही दी गई थी कि अगला चीफ जस्टिस भी कोलिजियम में होना चाहिए। ठीक है भैया। भैया भैया, ये जो है कोलिजियम जो है सीजेआई प्लस उनके बाद 4 सीनियर मोस्ट जजेस है ना? हाँ, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट के केसेस में सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर या हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट करनी होती है तब सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस बस रहते हैं। वो मैंने इस वीडियो में बताया है एक बार, बस तुम मैंने फॉरवर्ड करके जल्दी से देख लेना, और वो गाइडलाइंस कुछ लिख दोगे तो थोड़ा आंसर इनरिच हो जाएगा। ठीक। ठीक है। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कल बताना तुम लोग कैसा पेपर हुआ और फिर उसके बाद मिलते हैं। और 2023 में कोई तुम लोग को पेपर मिले कुछ उसमें कंफ्यूजन रहे तो बोल देना, वैसे मुझे लगता है कि 23 का भी पेपर सिंपल ही होना चाहिए, बट कोई उसमें कंफ्यूजन होगा तुम लोग ग्रुप पे पूछ लेना या कॉल कर लेना। ठीक है भैया। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।